नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। आज 4 जुलाई 2023 के राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो कल की जो क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो ये जो आज की क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को एक तो लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो छात्र इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स के इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने शिवदास मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो तमिलनाडु के सीएस बने हैं शिवदास मीणा। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो शिवदास मीणा का जो संबंध है वो राजस्थान के टोंक जिले से है। राजस्थान के टोंक जिले से शिवदास मीणा का जो संबंध है। शिवदास मीणा की बात करें तो इन्होंने जो बीटेक की थी, शिवदास मीणा ने बीटेक की थी वो MNIT जयपुर से की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना टोंक जिले की बात कर लेते हैं कि टोंक में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा ही है तो साथ में हम टोंक जिले की बात कर लेते हैं। तो जो टोंक है इसका जो परिवहन कोड है इसकी बात करें तो RJ26 इसका परिवहन कोड है। शुभंकर है वो टोंक का हंस है। टोंक एक ऐसी एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी राजस्थान की, ये आपको ध्यान में रखना है। और टोंक रियासत ही एक ऐसी रियासत थी जिसके द्वारा जो शिकार एक्ट है वो लागू किया था। टोंक को राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोंक के अंदर बांध की बात करें तो यहाँ पर दो बांध हैं। एक तो बनास नदी के ऊपर जो बिसलपुर बांध है ये टोंक जिले में स्थित है। और ये राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो बिसलपुर बांध परियोजना है। इसके बिना टोंक जिले में एक टोरडी सागर बांध भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें टोंक जिले की थी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो बजट आया था 2022-23 उसमें बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय इसको खोलने की घोषणा की गई थी। और अब इसके प्रथम जो कुलपति नियुक्त किए जाएंगे उनका नाम है डॉक्टर देव स्वरूप। डॉक्टर देव स्वरूप इसके प्रथम कुलपति होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आगे देखो, बजट 2022-23 में जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। तो जामडोली जयपुर के अंदर बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के जो प्रथम वीसी हैं वो देव स्वरूप हैं, उनको नियुक्त किया गया है। इसके बिना ये जो जामडोली जयपुर है इसमें बजट 2023-24 के अंदर एक घोषणा की गई कि जो जामडोली जयपुर के अंदर स्थित ILD स्किल यूनिवर्सिटी है इसका नाम परिवर्तित करके श्री विश्वकर्मा ILD स्किल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। मतलब श्री विश्वकर्मा इसमें इसके नाम में परिवर्तन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह है, इनको आप जानते हो, 42वें ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। डॉक्टर जगदीश राणे हैं, इनकी बात करें तो ये जो बीकानेर का जो मरु बागवानी संस्थान है, मरु बागवानी संस्थान, उनके ये चेयरमैन हैं। और KL श्रीवास्तव हैं, KL श्रीवास्तव ये JNVU जो जोधपुर की यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के क्षेत्र में सीनियर फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कलाकार कौन हैं? ये फेलोशिप है, फेलोशिप ये आप सही कर लेना। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के क्षेत्र में सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कलाकार हैं वो डॉक्टर चिमन डांगी हैं। चिमन डांगी हैं, इनका संबंध उदयपुर जिले से है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप 2020-21 के लिए एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के क्षेत्र में राजस्थान के डॉक्टर चिमन डांगी को सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले राजस्थान के ये पहले कलाकार हैं। मतलब केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इनका चयन किया गया है। सीनियर फेलोशिप 2021-22 में ये शुरू हुई थी और एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया का जो क्षेत्र है इसके लिए सीनियर फेलोशिप के लिए राजस्थान के डॉक्टर चिमन डांगी है, इनका चयन हुआ है। ऑप्शन में देवीलाल मैया दिए हुए हैं, इनके बारे में देखो तो जो देवीलाल मैया हैं ये केंद्रीय साहित्य अकादमी है, इसके द्वारा युवा पुरस्कार 2023 है वो देवीलाल मैया को दिया गया और इनकी जो रचना है अंतस्रो ओढ़ इसके लिए इनको ये दिया गया। किरण बादल के बारे में देखो तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो बाल पुरस्कार 2023 है वो किरण बादल को दिया गया और इनकी जो रचना थी वो टाबरा री दुनिया इनकी रचना थी, इनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। और डॉक्टर चिमन डांगी को जो सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है ये मतलब इसके लिए इनका चयन हुआ है, इसमें क्या है कि 2 साल के लिए इनको प्रति माह 20,000 रुपये फेलोशिप राशि इनको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? तो अपने जो राजस्थान के जो विद्यालय हैं इनमें संविधान की जो उद्देशिका है और मौलिक कर्तव्य हैं इनका पाठन शनिवार है, ये दिन डिसाइड किया गया है। इसमें देखो हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्यालयों में हर शनिवार को संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन करवाया जाएगा। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसके बिना जो शनिवार है स्कूलों में शनिवार के दिन को नो बैग डे, आपको पता है कि स्कूलों में नो बैग डे है, नो बैग डे शनिवार का जो दिन है इस दिन नो बैग डे रखा गया है। नो बैग डे है ये 2 पार्ट में चलता है कि इसमें एक तो विद्यालय में अन्य गतिविधियां हैं वो आयोजित की जाएंगी और ये जो गतिविधियां हैं ये समूह के आधार के ऊपर बांटकर की जाएंगी। तो विद्यालय में जो अन्य गतिविधियां हैं उनके बारे में देखो कि पहला जो शनिवार होता है इस दिन क्या होता है कि राजस्थान को पहचानो, ये थीम है कि इसके ऊपर स्कूल में सिखाया जाएगा कि राजस्थान को पहचानो। दूसरा जो शनिवार आता है इस दिन भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तीसरा जो शनिवार आएगा इस शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, इसका आयोजन किया जाता है। चौथे शनिवार की बात करें तो इस शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, इसका आयोजन किया जाता है। और जो 5वां शनिवार आता है इस शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ इस सभा का आयोजन किया जाता है 5वें शनिवार को। और जो गतिविधियां हैं ये समूह के अनुसार बांटी गई हैं, तो कक्षा 1 व 2 को अंकुर नाम दिया गया है, इस समूह को कक्षा 3, 4 व 5 इन कक्षाओं को प्रवेश समूह नाम दिया गया है। इसके बिना कक्षा 6, 7, 8 की बात करें 6, 7, 8 तो इसको दिशा नाम दिया गया है। कक्षा 9 व 10 को क्षितिज नाम दिया गया है, क्षितिज समूह दिया गया है। और 11 व 12 कक्षा की बात करें तो उन्नति इस समूह को नाम दिया गया है। मतलब इन समूहों के अंदर ये गतिविधियां की जाती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और हाल ही में जो शनिवार को स्कूलों के अंदर जो उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने के लिए शनिवार का दिन रिजर्व किया गया है, तो इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय हवाई सेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ होगा? तो जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा बहुपक्षीय हवाई सेना का अभ्यास जो जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन राजस्थान के अंदर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं डिटेल से। भारतीय वायुसेना द्वारा अक्टूबर नवंबर 2023 में मेगा वर्क एक्सरसाइज तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। क्वेश्चन बस इतना सा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा अक्टूबर व नवंबर में मेगा वर्क एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। इसके बिना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और कौन से युद्धाभ्यास किए जाते हैं थोड़े से वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो जनवरी 2021 के अंदर एक युद्धाभ्यास हुआ था डेजर्ट नाइट स्काई, जो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुआ था। 2022 में अगर बात करें, 2022 में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, तो उस समय फरवरी के अंदर, फरवरी 2022 में ईस्टर्न ब्रिज जो युद्धाभ्यास हुआ था वो व ओमान भारत व ओमान की सेना के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था। और अक्टूबर नवंबर की बात करें तो इस समय राजस्थान में गुरुड़ 7 जो युद्धाभ्यास है वो फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच हुआ था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग एक साल तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये सभी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो पुणे महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता हुई, इसमें निकिता बंसल हैं, गंगानगर की ये रहने वाली हैं, गंगानगर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें आगे देखो, पुणे महाराष्ट्र में 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान की निकिता बंसल ने गोल्ड मेडल जीता है। निकिता बंसल है ये गंगानगर जिले की रहने वाली हैं। तो आपको दो चीज ध्यान में रखने हैं कि जो 32वीं नेशनल वुशु प्रतियोगिता ये पुणे महाराष्ट्र में तो आयोजित हुई, और इस प्रतियोगिता में राजस्थान की जो निकिता बंसल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। इसके बिना मुकेश गोरा है, इनकी बात करें, मुकेश गोरा, तो मुकेश गोरा के द्वारा ये भी वुशु के खिलाड़ी हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, और वुशु ही इनका गेम है। इनके द्वारा जो 36वें पिछले साल गुजरात के अंदर 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना बात करें मंजू चौधरी की, मंजू चौधरी, तो ये जोधपुर की रहने वाली हैं, जोधपुर, और इनका गेम कौन सा है? इनका गेम भी वुशु है। और मास्को के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, इसमें मंजू चौधरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। रोहित जांगिड़ की बात करें तो ये जयपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान पुलिस में ये कांस्टेबल हैं, और इनका गेम भी वुशु है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो अपने राजस्थान का कौन साहित्यकार है जिनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है ये दिया गया है? तो डॉक्टर रति सक्सेना है, इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है। अब इसमें थोड़ा आगे देखो, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ओवरऑल कैटेगरी के लिए रति सक्सेना को दिया गया है। तो जो ओवरऑल कैटेगरी है इसमें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 डॉक्टर रति सक्सेना को दिया गया है। इसके बिना डॉक्टर रति सक्सेना को जो अपनी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है और इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार 2022, ये भी रति सक्सेना को दिया गया। इनकी रचना वो हंसी एक प्रार्थना इनकी रचना है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार 2022 रति सक्सेना को दिया गया, जिनकी रचना थी हंसी एक प्रार्थना। अब इसमें आगे देखो, जो राजस्थान की साहित्य अकादमी है उदयपुर, इसके बारे में, तो इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई राजस्थान साहित्य अकादमी की। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो दुलाराम सहारण इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम मधुमती है, और इसके जो सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो मीरा पुरस्कार है, और 2022 का जो मीरा पुरस्कार है वो डॉक्टर रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। ऑप्शन के अंदर माधव हाड़ा और मधु कांकरिया हैं, इनके बारे में देखो। तो जो माधव हाड़ा हैं इनके बारे में देखो, तो एक बिहारी पुरस्कार है जो के बिरला फाउंडेशन है इसके द्वारा दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार। तो जो 2022 का 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो माधव हाड़ा को दिया गया था, और इनकी जो रचना है वो थी पचरंगी पचरंगी चोला पहन सखीरी। इसके लिए इनको ये बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया। 2021 के
2021 के बिहारी पुरस्कार की बात करें तो 2021 का जो बिहारी पुरस्कार है ये मधु काकरिया को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी आज ही करेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, इनको आयरलैंड देश के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। सीपी जोशी हैं, ये राजसमंद जिले से विधायक हैं और 15वीं जो अपनी विधानसभा है इसके ये अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं आधुनिक burn यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो अपने राजस्थान का जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है जोधपुर, इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं आधुनिक जो burn यूनिट है इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, इसके द्वारा दिव्य कला मेले का जो आयोजन है ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने राज्य के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा जयपुर, जोधपुर व कोटा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र है वो खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार किस जिले में सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण करेगी? तो राज्य सरकार के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा है, इसका निर्माण किया जाएगा, इसकी हाल ही में घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने राज्य में कितनी उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा अपने राजस्थान में 4 उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र हैं वो स्थापित करने की मंजूरी दी है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राज्य सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो जो आमेर है जयपुर को, इस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आज की ये कुछ कल की क्लास के रिवीजन के क्वेश्चन थे। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नए स्टूडेंट हो प्लीज़ पुनीत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बिना आज की क्लास की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पुनीत क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली आप इस क्लास को ज़रूर देखें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।